नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद प्राचीन और क्लासिक पौराणिक टकराव को एक बिल्कुल नए विश्लेषणात्मक नजरिए से देखने वाले हैं। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे किसी चुनौती को कम आंकने की छोटी सी भूल एक भयानक विनाश का कारण बन सकती है। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि कूटनीति, अति आत्मविश्वास और सत्ता के अहंकार का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। तो आइए सीधे इस महाटकराव की जड़ों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजा रावण के इस बेहद प्रभावशाली कथन से। जरा इस मानसिकता पर गौर करें। ये कोट पूरी घटना की जड़ यानी अहंकार को बिल्कुल सटीक ढंग से स्थापित करता है। ये एक भयंकर विडंबना है जहां एक अति शक्तिशाली राजा सामने खड़े खतरे को महज एक तुच्छ वानर समझने की भारी भूल कर रहा है। घटना की शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि आगे जो भी तबाही मचेगी उसकी पूरी नींव इसी सोच पर टिकी है। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सीधे लंका की अशोक वाटिका से। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घटनाएं कितनी तेजी से बदलती हैं। जो चीज महज एक बगीचे के उजड़ने से शुरू हुई थी, वो पलक झपकते ही एक जानलेवा टकराव में बदल जाती है। पहले वाटिका का विनाश, फिर उसे रोकने के लिए राजकुमार अक्षय कुमार का आना और क्षण भर में ही उनकी हार। ये सब इतनी फुर्ती से होता है कि लंका के प्रशासन को यह समझने का मौका ही नहीं मिलता कि आखिर वो किस शक्ति से टकरा रहे हैं। चलिए अब इस अहंकार के सबसे पहले और बड़े शिकार यानी राजकुमार अक्षय कुमार की बात करते हैं। यहाँ जो बात सच में ध्यान खींचती है वो है राजकुमार की मानसिकता। देखिए, वो पाताल लोक से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अभी अभी वापस लौटे थे। उनके लिए इस घुसपैठिए को मारना किसी उत्सव या सेलिब्रेशन से कम नहीं था। अति आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि उन्होंने सामने वाले योद्धा को सीधा दूध पीता शिशु कह डाला। उनका यही घमंड और अपनी नई शक्तियों का अंधापन उन्हें असल खतरे को देखने ही नहीं देता, और नतीजा सीधे उनका पतन। लेकिन राजकुमार की मृत्यु के बाद राजमहल का जो रिएक्शन सामने आता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक माँ के शोक को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए असुरों की परंपरा के मुताबिक सीधे प्रतिशोध यानी रिवेंज को प्राथमिकता दी जाती है। ये साफ दिखाता है कि लंका की संस्कृति में भावनाओं से ऊपर सिर्फ शक्ति और अहंकार का स्थान है, और राजा के इस कड़े रवैये ने मामले को और भी ज्यादा भड़का दिया। और यहीं से मैदान में एंट्री होती है लंका के सबसे बड़े और खतरनाक योद्धा की, जिससे शक्ति का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। यह सबसे क्रूशल पॉइंट है इन दोनों के बीच का जबरदस्त अंतर। एक तरफ है पूर्ण और प्रचंड अहंकार का प्रतीक मेघनाद, जो खुद को काल का दूसरा नाम बताता है, और दूसरी तरफ है हनुमान, जो असीम शक्तियों के स्वामी होने के बावजूद खुद को सिर्फ एक सेवक मानते हैं। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि दिखावटी घमंड और विनम्र अटूट भक्ति के बीच का सीधा टकराव था। अब जब मेघनाद अपना सबसे बड़ा हथियार यानी ब्रह्मास्त्र चलाता है, तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पहलू सामने आता है। हनुमान जी का उस अस्त्र के सामने झुक जाना असल में कोई सैन्य हार नहीं थी, बल्कि ये परमपिता ब्रह्मा और उनके दिव्य अस्त्र के प्रति एक सोचा समझा सम्मान था। ये दिखाता है कि असीम ताकत होने के बावजूद सम्मान और मर्यादा को सर्वोच्च रखा गया, जो कि लंका के घमंड के बिल्कुल उलट था। खैर, इसके बाद यह शारीरिक युद्ध बदल जाता है एक हाई स्टेक्स राजनीतिक बहस में, सीधे रावण के दरबार के अंदर। दरबार में आते ही बंदी ने तुरंत मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली। उन्होंने सीधे तौर पर राजा रावण के कूटनीतिक नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठा दिए। एक बंदी होने के बावजूद बिना किसी डर के अपनी बात रखना और राजा की राजनीति पर तंज कसना, इसने दरबार का पूरा माहौल ही पलट कर रख दिया। जरा इस तुलना को देखिए, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बेहतरीन उदाहरण है। दूत बहुत ही चतुराई से एक तरफ अपने स्वामी की महान जीतों की लिस्ट गिनाता है, और ठीक उसी वक्त राजा के पुराने अपमानों जैसे सहस्रबाहु और बाली से मिली हार का जिक्र करके उसे उसी के दरबार में निहत्था कर देता है। वाक्पटुता का ऐसा शानदार इस्तेमाल कि क्रोधित राजा पूरी तरह से निरुत्तर रह जाए। जाहिर है, इस कड़े उपहास ने बौखलाए हुए राजा को तुरंत मृत्युदंड का आदेश देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी एक बेहद अहम कूटनीतिक हस्तक्षेप होता है। प्राचीन कथाओं में भी कूटनीति यानी स्टेटक्राफ्ट के नियमों का कितनी सख्ती से पालन होता था, यह उसका एक शानदार उदाहरण है। विभीषण बीच में आते हैं और नियमों का हवाला देते हैं। वो समझाते हैं कि एक दूत की हत्या करना इतिहास का एक अक्षम्य अपराध होगा।
वो ठंडे दिमाग और तार्किक सोच का इस्तेमाल करते हुए उग्र क्रोध को शांत करने और एक बड़ी ऐतिहासिक भूल को रोकने की कोशिश करते हैं। अब जो वैकल्पिक दंड चुना गया वो बहुत ही विशिष्ट और सोचा समझा था। इसका मकसद जान से मारना नहीं बल्कि गहरे स्तर पर अपमानित करना था। पूंछ में कपड़ा बांधना, तेल में भिगोना और आग लगा देना। लंकापति को लगा कि ऐसा करके वो बंदी का मनोबल हमेशा के लिए तोड़ देंगे, लेकिन असल में यह उस बंदी के लचीलेपन और उसकी असली ताकत को समझने में की गई लंका की सबसे बड़ी और विनाशकारी भूल साबित हुई। और इसी आखिरी गलतफहमी ने जन्म दिया इस पूरी कथा के सबसे बड़े और विस्फोटक चरमोत्कर्ष को। नतीजा, सोने की लंका धू धू कर जल उठती है। पूर्ण अहंकार की राख के साथ राजमुकुट जमीन पर गिर जाते हैं। ये विनाश महज कुछ इमारतों का नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही स्पष्ट विजुअल मेटाफर है, एक साधारण से दिखने वाले प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की भारी कीमत का। ये साबित करता है कि अहंकार जब अपनी चरम सीमा पर होता है तो वो अपने विनाश का सामान खुद ही जुटा लेता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या होता है जब पूर्ण अहंकार का सामना अटूट भक्ति से होता है? ये सिर्फ दो शक्तियों की लड़ाई नहीं थी, ये हमें सिखाती है कि सत्ता का अंधा अहंकार जब अटल भक्ति से टकराता है तो उसका पतन निश्चित है। ये अध्ययन हमें कूटनीति और शक्ति की असली गहराई सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।